सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि वो बस्तर की पुरातात्विक जो संपदा है, जिसको हम कह सकते हैं पुराने वनौषधि, उसका संरक्षण और संवर्धन के दिशा में जो हम बात करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। हम आज बात करने जा रहे हैं बस्तर के दुर्लभ धान के बारे में। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों प्रकार की धान की वैरायटी है। इस कारण हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी तरह हमारे बस्तर में भी धान की कई वैरायटी है, जो मात्र बीज के रूप में जिसका संरक्षण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उन्हीं धानों में एक धान है, ये आपके सामने देख सकते हैं, ये है देवधान। ये देवधान बस्तर में सिर्फ 2 जगह देखा गया है। एक है कोलिंग और दूसरा है माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत कुरंदी जंगल में। ये देवधान को आप देख सकते हैं कि ये करीब 6 फीट ऊंचा है और इसके जो दाने हैं वो बहुत छोटे हैं। और इसके मैं आप ये भी बताना चाहूँगा, ये देवधान जो है इसको औषधि गुण से परिपक्व माना जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इसके 21 दाने का 21 चावल को यदि कोई महिला ग्रहण करे तो वो चावल का दाना पूरा गर्भ निरोधक का काम करता है। इस कारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने इस पर शोध कार्य शुरू किया है और मेरा ये सौभाग्य है कि बस्तर में देवधान को खोजने का श्रेय मुझे दिया गया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये देवधान के जो औषधि गुण हैं, इसकी रिसर्च हो रही है दिल्ली और लखनऊ में। और ये इसलिए ये बीज अभी तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये दाना जब पक जाएगा तो इसको हम फिर से एक बार लखनऊ और दिल्ली फिर भेज सकें। शोधकर्ताओं ने इसके बारे में गूगल में या दूसरे और संसाधनों के माध्यम से देवधान के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन इसका बस्तर के अलावा कहीं जिक्र नहीं मिलता। सबसे पहले करीब 15 साल पहले देवधान के बारे में मुझे जानकारी दी गई थी कि भैया बस्तर में एक ऐसा धान होता है जो औषधि गुण से परिपक्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे धान हैं जिसमें औषधि गुण है, जो सर्दी खांसी से लेके लोगों को एनीमिक होने से बचाते हैं, आपके शुगर होने से बचाते हैं, जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे औषधि धान है, उसमें एक धान ये देवधान भी है। और ये दलदली भूमि में होता है खासकर। और ये आप जैसे बस्तर में हम लोग बोलते काटनी बोलते हैं या छत्तीसगढ़ में करगा धान बोलते हैं, तो ठीक उसी करगा धान की तरह ये इसमें भी, या दुबराज धान की तरह छोटे छोटे इसमें वो कांटे या सोंघा जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं वो है। और ये चावल इसका इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा पूरे शायद छत्तीसगढ़ में इससे छोटा चावल और किसी का नहीं होता है जी। इस धान का या इस चावल का प्रयोग शायद कमर छठ में महिलाएं भी करती हैं, ऐसा कुछ है क्या? ठीक कह रहे हैं आप। बस्तर का पुराना नाम दंडकारण्य है और भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जब यहाँ दंडकारण्य में आए थे तो उन्होंने कई हिंसक जानवरों को, राक्षसों को मारकर यहाँ के आदिवासियों की रक्षा की थी। जब माता सीता और भगवान राम कुटिया में विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी जो थे वो चौकीदारी करते थे। तो माता सीता ने अपने पुत्र तुल्य लक्ष्मण के लिए जो व्रत रखा था और जंगल में जिस अन्न से उन्होंने प्रसाद तैयार किया था उसको यही देवधान ही था वो। लेकिन चूँकि देवधान दुर्लभ होता चला गया, इसका उत्पादन की तरफ किसी ने कभी परंपरा तब से ध्यान भी नहीं दिया गया। इस कारण आज इसके विकल्प के रूप में जो पसहर चावल का जो लोग उपयोग करते हैं, पसहर चावल एक प्रकार से जंगली धान है जिसको कहीं बोया नहीं जाता, जो जंगली खेतों से बारिश के दिनों में जो धान के बीज बहकर चले जाते हैं, नदी नाला के किनारे उगते हैं, उसी के धान को लोग कापनी या पसहर चावल के नाम से जानते हैं। शायद महिलाएं इसलिए भी ऐसा करती हैं कि नियमानुसार हल चला हुआ चावल या किसी वस्तु का प्रयोग ठीक कह रहे हैं। तो जंगल में कोई हल तो चलाता नहीं, और ये धान के जो बीज हैं वो परंपरा अनुसार ये हुआ है,
इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हम कई धान अर्ली वैरायटी के जो जितने भी धान तैयार किए हैं वो पुराने मदर बीज से ही लेकर हम उसके गुण दोष को अलग करके हमने उसको आगे बढ़ाया, उन्नत धान के रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन देव धान के बारे में अब तक कोई काम नहीं हुआ है और ये कार्य हम लोग पिछले 12-15 साल से कर रहे हैं। देव धान का उपयोग जैसे कि पुराने समय में गर्भ धारण के लिए किया जाता था, हाँ। तो ये शोध में साबित अब तक हुआ नहीं है या हो चुका है, या उसका शोध अब किया जाएगा? देखिए, इसके बारे में आपको सीधा सीधा बताऊं कि ये गर्भ निरोधक गुण पाए जाते हैं। ये ग्रामीण जो लोग हैं उनका, और ग्रामीण जो वैद्य है, वैद्यराज जिसको हम बस्तर में कहते हैं, बस्तर में आपको बताना चाहता हूं कि बस्तर में 43 पंजीकृत हमारे वैद्यराज हैं, जिनको पिछले 2-3 महीना पहले भारत सरकार ने उनके जो परंपरागत तरीके से इलाज करने का जो गुण है उनके पास या उनकी विधि है, उनको बाकायदा उनके नाम से पेटेंट करके प्रमाण पत्र दे दिया है। तो भाई, आज से हज़ारों साल पहले जब हमारे पास विज्ञान इतना समर्थन नहीं था, तब भी हमारे जड़ी बूटियों के बारे में लोगों ने, ऋषि मुनियों ने अपने स्तर पे इनके गुण दोष की व्याख्या की है। तो देवधान के जहाँ तक बात है, ये 2 साल पहले मैंने बस्तर के देवधान को संग्रहित करके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो जैविक शाखा है ना, उसको मैंने सौंपा था पूरे अपने शोध पत्र के साथ में। तो वो उन्होंने ये धान को मेरे नाम से तो पेटेंट कर लिया है। अब इसके लोगों की जो लोक मान्यता है कि देवधान में गर्भ निरोधक के गुण है, इसका रिसर्च हमारे देश में सिर्फ 2 जगह होता है, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। तो मैंने जो बीज भेजा है उसे शोध करने, उसका वैज्ञानिक परीक्षण करने, औषधि गुण को ज्ञात करने के लिए लखनऊ और दिल्ली में अभी भी इसके काम चल रहा है। लेकिन कोई भी परिणाम को एक बार में हम स्पष्ट नहीं कर सकते। इसके कारण अभी 1 साल, कम से कम 1-2 साल इसके और लगेगा। इस कारण उन्होंने ये बीज और मंगाया है। इस कारण हम आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देवधान के जो बीज हैं, ये इस कारण यहाँ घर में विशेष तौर पे उपजाया गया है। पूरे धान के देख सकते हैं, पूरा धान जो है देवधान है और विशेष इसके परीक्षण के लिए इसको विशेष तौर पे घर में उपजाया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो देवधान का जो मूल स्थान है वो जगदलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और मुझे हर सप्ताह वहाँ जाने में परेशानी होती थी। तो मैंने देवधान का पौधा वहीं से लाया। यहाँ तक कि इस ट्रे में जो मिट्टी है वो भी उसी जंगल की मिट्टी है और इसमें आज तक कोई खाद, गोबर खाद तक का इसका उपयोग नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं ये कितने समृद्ध तरीके से स्वस्थ है और इसमें धान की अब बालियाँ जो है पकने लगी हैं। अब इसको एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कापनी या करगा धान होता है, वो पकने के बाद झड़ जाता है, ठीक वही गुण इसमें भी है। पकने के बाद देवधान के जो दाने हैं वो पक कर नीचे गिर जाते हैं। आपको पका धान, ये जैसे ये पकता जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धान पक रहा है, लेकिन ये पकने के बाद क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो इसको बड़ी सहजता से सहेजना पड़ता है एक एक दाना को, और उसके बाद इसको अब भेजा जाएगा रायपुर के माध्यम से दिल्ली भेजा जाएगा। कम से कम 370 प्रकार की औषधियाँ हैं और ऐसी लोक मान्यता है इसके संदर्भ में कि जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण को तो तीर मारा था जिसके कारण वो मूर्छित हुए थे। तो हनुमान जी बाकायदा सुसेन जो वैद्य थे रावण के, उनके दिशा निर्देश पे वो बाकायदा हिमालय गए थे और एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी लेकर वो आए थे। बस्तर में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में ये लोक मान्यता है कि हनुमान जी जब औषधियों से भरा पर्वत लेकर उड़ रहे थे तो पर्वत का कुछ हिस्सा टूटकर इस भूमि में गिर गया, दंडकारनी बस्तर में, दंडकारनी में गिर गया। इस कारण वो सारी जड़ी बूटियाँ जो लगभग हिमालय में पाई जाती है वो बस्तर में भी पाई जाती है। इस कारण बस्तर को वनौषधियों का गढ़ भी कहा जाता है। चलिए, बस्तर की वनौषधियों के बारे में और बस्तर के और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपने इस देवधान के बारे में जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि जो बस्तर वासी हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे कि इनके संरक्षण संवर्धन के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं?
आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि देखिए, चाहे बस्तर का लोकगीत हो, बस्तर के इतिहास हो, बस्तर के मूल जो आदिवासी हैं, चाहे वो भतरा हो, हलबा हो, धाकड़ हो, जो भी लोग अभी तक बस्तर के ऊपर अपने तरफ से कलम नहीं चलाए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बस्तर में भाई आप पैदा हुए हो, बस्तर की लोक संस्कृति, बस्तर के कल्चर, बस्तर के वनोपज, बस्तर की जितनी भी विविधता है, जितना आप बचपन से देख रहे हो या सुनते आए हो, उसको आपको लिखना चाहिए। जिस तरह से बस्तर देवधान के बारे में हम काम कर रहे हैं, आपको बस्तर की जितनी वनौषधियाँ हैं उसका परंपरागत आप लोग वर्षों से क्या उपयोग करते आए हैं और कितना फ़ायदा हुआ है। देखिए, जो चिकित्सा क्षेत्र को जनसेवा का क्षेत्र माना जाता है और जड़ी बूटी से बड़ा लोगों को सुलभ कोई नहीं है। आप अपने घर में देखिए, तुलसी, गेंदा का, पपीता, मरुआ जिसको दौना भी बोलते हैं, जितने भी सदा सुहागी का फूल है, सदाबहार जिसको आप लोग कहते हैं, जितने खट्टा भाजी है, भेंडा भाजी जिसको बस्तर वाले कहते हैं, ये सब औषधि है। लेकिन इनके गुण दोष को हम जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं, लेकिन उसका लेखन नहीं हुआ है। इस कारण बस्तर वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, आपकी लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, बस्तर के हजारों प्रकार के औषधीय पेड़ हैं और यहाँ जितने जीव जंतु हैं, यहाँ विशेष प्रकार का, जैसे कि धनिया बस्तर में आपको बताना चाहूँगा, विषयांतर हम नहीं हो रहे, लेकिन बस्तर की जब जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक आपके बाएं तरफ देखिए, एक धान है, एक पौधा है, ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है, ये बस्तर का ये जंगली लहसुन है। इसमें कंद अदरक की तरह होते हैं, लेकिन इसके पत्ते को जब हम तोड़ के सब्जी में उपयोग करते हैं तो जो लहसुन के जो गंध है, गुण है, वो सब इसमें है। और आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए, ये एक पौधा है जिसको गांव वाले इसको बोलते हैं अन्नपूर्णा बोलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि आप इसके नीचे से कोई भी एक पत्ता को तोड़ लीजिए, ये इतना काफ़ी है, और इसको जब चावल आप पकाते हो तो बस ज़्यादा नहीं, 3 टुकड़ा करके कुकर में या जिसमें चावल पका रहे हो उसमें डाल दीजिए। तो ये जैसे दुबराज चावल या बादशाह भोग चावल की जो खुशबू आती है ना, वो सामान्य चावल में आती है। इसका उपयोग खासकर जो लोग हैं, जो जानते हैं, वो खीर वीर बनाने में ज़्यादा करते हैं। ठीक, इसका उपयोग उसी तरह होता है जैसे हम तेज पत्ता का उपयोग करते हैं ना किसी सब्जी में, उसी तरह इसको करना है। तो मैं चाहता हूं कि अविनाश भाई, इसका मेरी बात का सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आज इसको अपने घर में पर जरूर उपयोग करके देखेंगे। और एक जो धनिया के बारे में बोल रहा था, मैं धनिया का पौधा भी आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। वो मेरे पास है, शायद कहीं ना कहीं है वो। ये देखिए, ये है, ये धान, ये उगा है, हुआ है, ये धनिया का पौधा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये बस्तर का धनिया है। इसको बोल चाल में गांव वाले लोग इसको कांटा धनिया बोलते हैं। ये देखिए, ये कांटा धनिया है। ये बाज़ार से आप जो धनिया खरीद के लाते हो ना, उसके बजाय एक पत्ता तोड़िए आप और इसको सब्जी में डाल दीजिए, पूरा धनिया का काम करेगा ये। तो ये बस्तर का प्राकृतिक धनिया है, और जो आपको मैं दिखाया वो बस्तर का प्राकृतिक लहसुन है।